जय श्री कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। बेटा, इस लेक्चर में हम फंजाई किंगडम को कंटिन्यू करेंगे और फंजाई किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई किंगडम की। देखो, चार फैक्टर्स है या क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे हमने फंजाई किंगडम को क्लासिफाई किया है। सबसे पहला क्राइटेरिया है मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। हम माइसीलियम की मोर्फोलॉजी को देखेंगे फंजाई के अंदर। फिर हम देखेंगे कि फंजाई का मोड ऑफ सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन कैसा है। आपको पता है कई तरह के सेक्सुअल स्पोर बनते हैं फंजाई में ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि oospore, जाइगोस्पोर, राइट। तो हमें देखना है कि जो मोड है सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन का वो कैसा है, oospore है या जाइगोस्पोर है, तो उसके बेसिस पे भी हमने फंजाई को क्लासिफाई किया है आगे। फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन। फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन कैसा है? फ्रूटिंग बॉडी बोलो वो बॉडी है जिनमें स्पोर्स बनते हैं या जिस पे स्पोर्स बनेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, उन्हें हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी का शेप कैसा है, किस तरह का फ्रूटिंग बॉडी है, उसके बेसिस पे भी हमने फंजाई को आगे क्लासिफाई करने की कोशिश की और इसमें हम सक्षम रहे। ठीक है, तो जब हमने क्लासिफिकेशन किया इन तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे, तो हमें चार क्लासेस मिले फंजाई के। सबसे पहला बेटा फाइकोमाइसिटिस, फिर एस्कोमाइसिटिस, फिर बेसिडियोमाइसिटिस और चौथा ड्यूटेरोमाइसिटिस। ठीक है। फाइकोमाइसिटिस में किसी तरह का फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनता, फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम फाइकोमाइसिटिस की बात करते हैं। ठीक है, फाइकोमाइसिटिस में फाइको का मतलब होता है बेटा एल्गी। कहीं पे भी आपको फाइको टर्म दिख जाए तो उसका मतलब होता है एल्गी। यहां तक कि स्टडी ऑफ एल्गी को भी हम फाइकोलॉजी कहते हैं। एल्गी जो है ये तो प्लांट किंगडम के अंदर आता है, बात समझना मेरा। एल्गी प्लांट किंगडम के डिवीजन है, प्लांट किंगडम के अंदर हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फंजाई के अंदर हम फाइकोमाइसिटिस पढ़ रहे हैं और फाइको का मतलब होता है एल्गी। ठीक है, फाइको रेफर्स टू एल्गी। तो बोलो सम मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटिस, क्योंकि कुछ मेंबर्स जो होते हैं ना फाइकोमाइसिटिस के, वो पानी में पाए जाते हैं और पानी में ही एल्गी भी पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्लास का नाम रख दिया हमने फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस में जो ऐसे फंजाई थे जो ज्यादातर पानी में देखने को मिलेंगे, और इन जनरल एल्गी भी पानी में ही पाए जाते हैं। ठीक, एल्गी भी एक्वाटिक होते हैं और फाइकोमाइसिटिस क्लास के फंजाई का जो हैबिटाट था वो भी एक्वाटिक था। तो हमने इस क्लास का नाम फाइकोमाइसिटीज रख दिया। फाइकोमाइसिटीज क्यों पढ़ा, समझ में आया ना? ठीक है, देयरफॉर फाइकोमाइसिटीज इज आल्सो नोन एज एल्गल फंजाई। ठीक है, एल्गल फंजाई भी हम बोलते हैं। मतलब एक तरीके से याद रख लो, फाइकोमाइसिटीज क्लास का दूसरा नाम है एल्गल फंजाई। फाइकोमाइसिटीज इज आल्सो नोन एज लोअर फंजाई, इन्हें हम लोअर फंजाई भी कहते हैं। सबसे लोअर फंजाई है, फाइकोमाइसिटीज से ज्यादा एडवांस्ड है एस्को, एस्को से ज्यादा बेसिडियो। ठीक है, चलिए अब सुनिए। फाइकोमाइसिटीज जो होता है इसके अंदर आपको तीनों तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे, आइजोगैमस, एनाइजोगैमस, ओगैमस। इसमें मैं वापस से आऊंगा, अभी के लिए याद रख लो। आइजोगैमस मतलब सेम टाइप का गैमेट का फ्यूज होना, एनाइजोगैमस डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट का फ्यूज होना, और एनाइजोगैमस का एक एडवांस्ड फॉर्म है ओगैमस। ठीक है, तो तीनों तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलेगा। इनकी हैबिटाट की बात करें तो देखो, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे देखने को मिलेंगे। भाई फंजाई है तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, यानी कि सैप्रोफाइटिंग सैप्रोफाइट्स कहेंगे हम इन्हें, सैप्रोफाइटिक नेचर के होंगे। लिविंग से अपना न्यूट्रिशन लेंगे तो पैरासाइट्स कहेंगे। कुछ कुछ फंजाई पैरासिटिक भी होते हैं, लिविंग से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। एक्वाटिक मेंबर्स, देखो अब नाम ही फाइकोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज वाला फंजाई है, एल्गी जैसा कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर? एक्वाटिक कैरेक्टर। तो जाहिर सी बात है फाइकोमाइसिटीज के फंजाई एक्वाटिक मेंबर्स होंगे, इनके कुछ कुछ मेंबर्स जो होंगे एक्वाटिक होंगे फाइकोमाइसिटीज क्लास के। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ठीक है, ऑलराइट। चलिए अब एक चीज समझो, ये जो दोनों हैबिटाट है ना, ये एप्लीकेबल है फॉर ऑल द फोर क्लासेस ऑफ फंजाई। यानी कि फंजाई चाहे फाइकोमाइसिटिस क्लास का हो, एस्कोमाइसिटिस का हो, बेसिडियोमाइसिटिस का हो या ड्यूटेरोमाइसिटिस का हो, इन चारों क्लासेस ऑफ फंजाई में ये दो हैबिटाट तो आपको कॉमन मिलेगा, इसलिए इन दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, लेकिन स्पेशली फाइकोमाइसिटिस के मेंबर एक्वाटिक होंगे और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होंगे। ठीक, चलिए माइसीलियम की बात करते हैं। माइसीलियम की मोर्फोलॉजी कैसी होती है फाइकोमाइसिटिस क्लास के फंजाई की? तो असेप्टेट होंगे, यानी किसी तरह का सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, किसी तरह का क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड देखने को मिलेंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं सीनोसाइटिक, सीनोसाइटिक फंजाई होंगे। ब्रांच्ड होंगे, देखो माइसीलियम में ऐसे ब्रांचेस निकले हुए हैं। ठीक है, सीनोसाइटिक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो सीनोसाइटिक माइसीलियम है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ आता है ट्विस्ट। देखो आज के समय
इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, मॉडर्न क्लासिफिकेशन अगर आप करोगे ना फंजाई का, आज के समय में जो क्लासिफिकेशन मेथड का यूज किया जाता है, अकॉर्डिंग टू दैट फाइकोमाइसिटीज जो है वो क्लास को रिप्लेस कर दिया गया है बाय 6 डिफरेंट क्लासेस। हम यहाँ फाइकोमाइसिटीज तो पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी ने फाइकोमाइसिटीज को तो पढ़ाया है, लेकिन आज के समय में फाइकोमाइसिटीज क्लास एग्जिस्ट नहीं करता है। अब एनसीईआरटी ने खुद को अपडेट नहीं किया, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई, एनसीईआरटी हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो आपको पता चलेगा फाइकोमाइसिटीज नाम का तो कोई क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करता फंजाई किंगडम में, क्योंकि आज के समय में मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इस क्लास को, फाइकोमाइसिटीज को रिप्लेस कर दिया गया है और उसके जगह हम 6 डिफरेंट क्लासेस को पढ़ते हैं। सोचो, फाइकोमाइसिटीज को हटा के 6 डिफरेंट क्लासेस को पढ़ना पड़ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया अलग अलग है। 6 डिफरेंट क्लासेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए 6 डिफरेंट क्लासेस हमें पढ़ना पड़ रहा है। फाइकोमाइसिटीज, जब फाइकोमाइसिटीज को साइंटिस्ट ने डिटेल में स्टडी किया ना फाइकोमाइसिटीज क्लास को, तो इन्होंने देखा कि फाइकोमाइसिटीज क्लास के जो मेंबर्स है, इनमें तरह तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलग अलग तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने एक निर्णय लिया कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन फाइकोमाइसिटीज क्लासेस को हटा दो और उसके जगह 6 डिफरेंट न्यू क्लासेस को इंट्रोड्यूस करो। ठीक है? इसके बेसिस पे, वही रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, क्योंकि फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर थे उनमें रिप्रोडक्शन अलग अलग था, तो अलग अलग रिप्रोडक्शन के लिए 6 डिफरेंट क्लासेस से रिप्लेस कर दिया गया फाइकोमाइसिटीज क्लास को। हम बस 2 क्लासेस को पढ़ेंगे, वी विल स्टडी 2 क्लासेस ओनली अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन, क्योंकि एनसीईआरटी हैज मेंशन 2 एग्जांपल ऑफ 2 डिफरेंट क्लासेस। क्योंकि एनसीईआरटी ने एग्जांपल्स ही हमें सिर्फ 2 क्लासेस के ही बताए हैं। जो 6 क्लासेस रिप्लेस किया था ना फाइकोमाइसिटिस क्लास के, इन 6 डिफरेंट क्लासेस में से सिर्फ 2 ही क्लासेस का एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल मेंशन किया अपने बुक में। तो हम भी उन्हीं 2 डिफरेंट क्लासेस को पढ़ेंगे। होते कितने हैं? 6, लेकिन हम कितने पढ़ रहे हैं? 2। 6 पढ़ के क्या करोगे? सिलेबस बढ़ेगा फालतू में, राइट? फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो करना है कि सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना है? तो इसलिए हम सिर्फ 2 को पढ़ेंगे, एक है oomaइसिटिस, एक है ज़ाइगोमाइसिटिस। पहले बात करते हैं oomaइसिटिस की। बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, ठीक है? क्योंकि रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ही तो हमने फाइकोमाइसिटिस को 6 डिफरेंट क्लासेस से रिप्लेस किया था। तो हम बस जो 6 डिफरेंट क्लासेस है ना, उनमें से 2 डिफरेंट क्लासेस को पढ़ेंगे और उनमें भी हम सिर्फ उनका रिप्रोडक्शन ही देखेंगे, ठीक है? ज्यादा नहीं पढ़ना। देखो, oomaइसिटिस जो है, इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ज़ूस्पोर के थ्रू, ठीक है? ज़ूस्पोर असेक्सुअल स्पोर है, ज़ूस्पोरेंजिया में बनता है और मोटाइल होते हैं। कोनिडिया आपको पता है नॉन मोटाइल होते हैं, ये भी एक तरह का असेक्सुअल स्पोर है, कोनिडिया, राइट? चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो गैमेटिजियल कांटेक्ट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और गैमेटिजियल कांटेक्ट एक तरह का oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मोस्ट एडवांस्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंजाई में, जिसमें कि जो जाइगोट होता है उसका नाम होता है oospore, जो कि डिप्लॉयड होता है। बेटा, गैमेटिजियल कांटेक्ट मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा के आया हूँ, ये रहा, देखो, पढ़ाया था ना, ये मैंने सबमरी याद करवाया था कि oogamous होता है, गैमेटिजियल कांटेक्ट मोर एडवांस्ड होता है, क्योंकि oogamous सबसे एडवांस्ड फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक, चलिए, oomaइसिटिस के आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल मेंशन्ड है वो है एल्बुगोकोनिडिया। एल्बुगोकोनिडिया जो होते हैं बेटा, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ऑन मस्टर्ड फैमिली। ऑब्लिगेट मतलब सिर्फ मस्टर्ड फैमिली से ही अपना न्यूट्रिशन लेंगे और किसी दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन नहीं लेंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट बोले तो होस्ट स्पेसिफिक है, ठीक है? मर जाएंगे, कोई और प्लांट अगर मिल गया तो मर जाएंगे, लेकिन न्यूट्रिशन मस्टर्ड फैमिली से ही लेकर जीवित रहेंगे। मस्टर्ड फैमिली से अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो मर जाएंगे। देखो, सच्चा प्यार है, ठीक है? होस्ट स्पेसिफिक है एल्बुगोकोनिडिया। मस्टर्ड फैमिली यानी कि ब्रासिकेसी फैमिली, और ब्रासिकेसी फैमिली का ही पुराना नाम है क्रूसीफेरी फैमिली। बेटा, मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा होगा आपने। दूसरा जो है, ये क्या करते हैं, मस्टर्ड फैमिली में ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, और पैरासाइट है भाई डिजीज कॉज करेंगे। क्या डिजीज कॉज करेंगे? कॉजेस व्हाइट रस्ट या व्हाइट स्पॉट डिजीज इन द मेंबर ऑफ मस्टर्ड फैमिली। दूसरा मेंबर है इसका फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस कॉज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये एक ऐसा डिजीज है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि आलू में हुआ था, आयरलैंड में हुआ था। आयरलैंड की जितनी भी आलू की जो फसलें थी ना, सब तबाह हो गई थी और भूखमरी आ गई थी। तो भूखमरी को हम कहते हैं फमाइन, फेमीन, फेमीन, अकाल पड़ जाना, जो कहते हैं ना अकाल आ गया, फेमीन या फेमाइन जैसे प्रोनाउंस करना है। भूखमरी आ गई थी, लोग, बहुत लोग मरे थे, ठीक है? तो ग्रेट फेमाइन ऑफ आयरलैंड भी ऐसे कहा जाता है, ग्रेट फेमिन ऑफ आयरलैंड। 1845 में आया था। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बायोलॉजी पढ़े रहो, हिस्ट्री थोड़ी पढ़े रहो, ठीक है? चलिए, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला।
ये कॉज करता है ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, बाजरा प्लांट में डिसीज कॉज करता है। चौथा है पाइथियम, ये कॉज करता है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग इन टोबैको, टोबैको की जो सीडलिंग होती है ना वो वीक हो जाती है, डैम्पिंग मतलब वीकनिंग, वीकनिंग ऑफ सीडलिंग इन टोबैको, टोबैको प्लांट के छोटे छोटे जो सीडलिंग है ना उनको क्या करता है, वीक कर देता है। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास वो है जाइगोमाइसिटीज, असेक्सुअली अप्लानोस्पोर बनाता है, ठीक है, अप्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होता है, अप्लानोस्पोर जो कि अप्लानोस्पोरेंजिया में बनता है, और असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है जाइगोमाइसिटीज में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमेटेजियल कॉपुलेशन मेथड से, जो कि एक तरह का आइजोगेमस रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के समय जो जाइगोट बनता है उसका नाम है जाइगोस्पोर। ये जब मैं आपको गैमेटेंजियल कॉपुलेशन पढ़ाया था तभी मैंने आपको बता दिया था। तो देखो जिस तरह का जाइगोट बन रहा है ना उसके बेसिस पे क्लास का नाम रखा गया। जाइगोमाइसिटीज तो जाइगोस्पोर बना, यहाँ पर देख लो, ऊस्पोर बना तो क्लास का नाम ऊमाइसिटीज, ठीक है। जाइगोमाइसिटीज का एग्जांपल याद रखते हैं, म्यूकस एंड राइजोपस। बेटा ये ब्रेड मोल्ड होते हैं, ब्रेड मोल्ड मतलब ब्रेड के ऊपर जो एकदम फैल जाते हैं ना, जो फंगस, देखते हो ब्रेड को छोड़ दो बहुत समय के लिए उसमें फंगस लग जाएंगे, बेटा वो यही है वो फंगस, म्यूकर और राइजोपस ग्रोज ऑन ब्रेड। पाइलोबोलस एक तरह का कैप्रोफाइलस फंजाई होता है। कैप्रोफाइलस फंजाई मतलब बेटा देखो यूजुअली तो कैप्रोफाइलस फंजाई आपको जाइगोमाइसिटीज में नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन पाइलोबाइलस एक होता है वो देखने को मिलेगा आपको, पाइलोबैलस, ठीक है। कैप्रोफाइलस फंजाई का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी कैप्रोफाइलस टर्म दिख जाए तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि डंक, गोबर के ऊपर ग्रो करता है, गोबर से अपना न्यूट्रिशन लेता है। भाई गोबर भी तो एक डेड ऑर्गेनिक मैटर है, और आपको पता है फंजाई डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेना पसंद करता है, तो डंक के ऊपर, गोबर के ऊपर ग्रो करेगा, गोबर से अपना न्यूट्रिशन लेगा, पाइलोबाइलस, ठीक है। तो डंक पे ग्रो करने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म उसे कैप्रोफाइलस कहा जाता है। ट्रिक है MR पाइलोबोलस, स्पेलिंग सही कर देता हूँ। MR आपके जो फिजिक्स के सर है ना, MR सर, MR सर से याद रख लो ठीक है। ऐसे तो मैंने यहाँ पे मिस्टर MR से मिस्टर होता है, MR से MR सर हो गया, गुंडा है गुंडा सर, क्लास के गुंडे राइट। तो MR सर से आप याद रख सकते हो, ठीक है। पाइलोबोलस, एप्रोफाइलस, पाइलोबोलस से, पाइलोबोलस के लिए कोई ट्रिक नहीं है बेटा, या फिर ऐसे याद कर लो, हाँ एक और गजब ट्रिक मैंने बना दिया, अभी अभी बनाया मेरे दिमाग में आया, MRP। अरे इसका MRP क्या है, ये जो सामान बेच रहे हो इसका प्राइस कितना है, MRP से भी आप याद रख सकते हो बेटा, सब आ गया। M से आपका म्यूकर म्यूकर आ गया, R से राइजोपस आ गया, P से पाइलोबोलस आ गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एस्कोमाइसिटिस क्लास की बात करते हैं। दूसरा क्लास है, देखो सुनो अच्छे से, देख लो, आई मीन फाइकोमाइसिटिस हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, ये कंप्लीटेड है, इसको थोड़ा मार्क कर दिया जाए, चलो अब आते हैं एस्कोमाइसिटिस पे। बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं अभी सही, इस लेक्चर में हम फाइकोमाइसिटिस और एस्कोमाइसिटिस की बात करेंगे। अगले लेक्चर में एक और लेक्चर आएगा, उसमें हम बैसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस को देखेंगे, और हमारा फंजाई किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। बस एक और लेक्चर लगेगा, अगले लेक्चर तक आपका फंजाई किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं वायरसेस पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि एनसीईआरटी के लास्ट में वायरस के बारे में भी बताया इस चैप्टर में, वायरसेस पढ़ लेंगे, फिर हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर खत्म। उसके बाद हम शुरू करेंगे प्लांट किंगडम, ठीक है। तो इसमें और इस लेक्चर के बाद 2 और लेक्चर है, फिर ये चैप्टर खत्म है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं एस्कोमाइसिटिस के बारे में। कॉमन नेम इसका सैक फंजाई है। क्या है, सैक फंजाई। सैक मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। सैक मतलब बोड़ा, जैसे आलू का बोड़ा होता है ना, आलू का बोड़ा, आलू के बोड़े में बहुत सारा आलू ठूसते हो, राइट। तो सैक का मतलब बेटा इंग्लिश में, सैक का मतलब अगर आप मैं आपको पूछूं कि हिंदी में क्या कहते हैं, सैक का मतलब होता है बोड़ा। लेकिन बायोलॉजी में कहीं भी आप अगर सैक शब्द समझ लिए तो समझ जाना कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी एक बाउंड्री है और उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जैसे आपने अगर आपने वो क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा आगे, वहां पर आपको मैं क्लोरोप्लास्ट पढ़ाऊंगा, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड्स होते हैं, थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड भी बेटा मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो सैक एक जनरल टर्म है। अब बोलोगे सर थाइलाकॉइड भी सैक होता है, एस्कोमाइसिटीज भी सैक होता है, बेटा सैक एक जनरल टर्म है, ठीक है, जनरल टर्म यूज कर सकते हैं। तो थाइलाकॉइड भी सैक लाइक है, यानी कि थाइलाकॉइड भी एक मेम्ब्रेन होगा, उसके अंदर फ्लूइड भरा हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एस्कोमाइसिटिस का कॉमन नेम क्या है, सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटिस के अंदर
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जो स्पोर बनते हैं उसको हम कहते हैं एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर है, मियोसिस के बाद बनता है इसलिए हैप्लॉइड है। देखो, फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। मियोसिस के बाद बनेगा तो भाई मियोसिस अगर किसी भी सेल में होगा तो जो आपको डॉटर सेल मिलेंगी वो ऑब्वियसली हैप्लॉइड ही होंगी, राइट। प्रोड्यूस्ड इन एस्कस, और ये एस्कोस्पोर जिसके अंदर बनते हैं उसको हम कहते हैं एस्कस, और ये एस्कस का स्ट्रक्चर सैक लाइक होता है, इसलिए एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जो स्पोर बनते हैं एस्कोस्पोर, वो बनते हैं एस्कस के अंदर जो कि सैक लाइक है। फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प होता है, ठीक है। एस्को देखो, फाइकोमाइसिटीज में मैंने कहीं पे भी फ्रूटिंग बॉडी की बात नहीं की थी, राइट, लेकिन एस्कोमाइसिटीज में मैं कर रहा हूँ। फाइकोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होता है लेकिन एस्को में प्रेजेंट होता है, और एस्कोमाइसिटीज का जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका नाम है एस्कोस एस्कोकार्प, ठीक है। सिंपल है, जो क्लास का नाम है वही फ्रूटिंग बॉडी का भी नाम है, उसी से आपका स्पोर का भी नाम आ गया, और उसी से आपका क्या कहते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस का भी नाम आ गया। चलिए, हैबिटाट ये तो मैंने बोला था सब में कॉमन होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे, प्रेजेंट होंगे, सैप्रोफाइटिक होंगे, लिविंग से न्यूट्रिशन लेंगे तो पैरासिटिक होंगे, ठीक है। कैप्रोफाइलस होंगे, कुछ मेंबर्स जो होते हैं एस्कोमाइसिटिस के वो कैप्रोफाइलस होते हैं, वही गोबर के ऊपर ग्रो करना पसंद करते हैं, गोबर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। हाँ, ये देखो, सम मेंबर आर यूनिसेलुलर, जैसे कि ईस्ट। कुछ कुछ मेंबर होते हैं ना एस्कोमाइसिटिस के, बेटा वो यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल सेल्ड होंगे, और जितने भी सिंगल सेल्ड फंजाई होंगे उनके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया है जिसे हम कहते हैं ईस्ट। ईस्ट बेटा एक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, ईस्ट अपने आप में एक ग्रुप है, और ईस्ट के अंदर उन फंजाई को रखा गया है जो कि सिंगल सेल्ड होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है। और मैंने आपको कहा था यूनिसेलुलर फंजाई जो होते हैं ये किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं? बडिंग, बडिंग से करेंगे, बाइनरी फिजन से करेंगे, राइट। और बडिंग और बाइनरी फिजन दोनों ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक। चलिए, अब देखो, हाँ कहाँ गए, हाँ माइसीलियम कैसा होता है? एस्कोमाइसिटीज का जो माइसीलियम होगा सेप्टेट होगा, सेप्टा प्रेजेंट होगी तो वॉल बन जाएगी, ठीक है। अब हर एक इस कंपार्टमेंट को हम एक सेल कंसीडर करेंगे, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, और सेल कैसे है? यूनी न्यूक्लिएट है। फाइकोमाइसिटिस में आप देखो, हाइफा कैसा था? लॉन्ग ट्यूब लाइक हाइफा था, कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक, राइट। और कैसा था? मल्टी न्यूक्लिएटेड था फाइकोमाइसिटिस में, सिनोसाइटिक जिसे हम कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड को सिनोसाइटिक कहते हैं। लेकिन एस्कोमाइसिटीज में देखो कैसा है माइसिलियम? यूनी न्यूक्लिएटेड है, क्योंकि यहाँ पर वॉल प्रेजेंट है, सेप्टा क्रॉस वॉल प्रेजेंट है, और ब्रांच्ड होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कॉनिडिया के थ्रू। कॉनिडिया आपको पता है नॉन मोटाइल स्पोर है, एक एक्सोजीनस होता है कॉनिडिया, एक्सोजीनस ऑरिजिन होता है। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं एस्कोमाइसिटीज के मेंबर? तो बोलो, सोमैटोगैमी के थ्रू। सोमैटोगैमी के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लो। सोमैटोगैमी एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि होता है बाय द फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या होती है? सोमैटिक सेल्स वो होती है जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी को फॉर्म करती है, उसे हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स, राइट। ऑलराइट, अब ये जो सोमैटिक सेल्स अगर फ्यूज कर जाए और सोमैटिक सेल के फ्यूज होने से रिप्रोडक्शन नया ऑर्गेनिज्म बन जाए तो इसे हम कहते हैं सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी में सोमैटो का मतलब होता है सोमैटिक सेल्स, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। और सोमैटोगैमी प्रोसेस के समय जो सोमैटिक सेल्स होती है ना बेटा, यही गैमेट्स की तरह बिहेव करने लग जाती है, ठीक है। ऑलराइट, और एक और चीज याद रखना, एस्कोमाइसिटीज में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सोमैटोगैमी के थ्रू तो सेक्स ऑर्गन फॉर्म नहीं होते। आपने देखा था ooमाइसिटीज में, देखो यहाँ पे ooमाइसिटीज में गैमेंटीजियल कांटेक्ट हुआ है, गैमेंटीजियल कांटेक्ट के समय याद करो एंथ्रीडिया एंड उगोनिया बन रहा था, सेक्सुअल स्पोर बन रहे थे। जाइगोमाइसिटिस में गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के समय भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन रहा था जिसे हम कह रहे थे गैमेटेंजिया। याद आ रहा है ना? तो देखो, जाइगोमाइसिटिस और ooमाइसिटिस दोनों में ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना है, लेकिन एस्कोमाइसिटिस में रिप्रोडक्शन के समय क्या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना है? सेक्स ऑर्गन बना है? नहीं बना है। अरे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से मतलब क्या है? सेक्स ऑर्गन की बात कर रहा हूं। सेक्स ऑर्गन बना है? नहीं बना है। तो फाइकोमाइसिटिस के कंपैरिजन में एस्कोमाइसिटिस लेस डेवलप्ड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, ठीक है। देखो वापस से बोल रहा हूँ, सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इन जनरल हम कहते हैं फाइको से ज्यादा एडवांस एस्को, एस्को से ज्यादा एडवांस बेसिडियो। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे फाइको ज्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि फाइको में सेक्सुअल ऑर्गन बनते हैं, एस्को में सोमैटोगैमी के समय सेक्सुअल ऑर्गन नहीं बनते। तो इन जनरल कोई आपसे पूछ ले कि फाइको ज्यादा एडवांस है कि एस्को, तो आप बोलोगे फाइको ज्यादा एडवांस है, मैंने आपको सबसे पहले फाइको पढ़ाया है। लेकिन कोई आपसे पूछ ले, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई आपसे पूछ ले कि फाइको ज्यादा एडवांस है या एस्को, इन जनरल, इन जनरल कोई आपसे पूछ ले इन जनरल, तो बोलोगे एस्को, क्योंकि फाइको के बाद एस्को आता है, तो फाइको से इवॉल्व हुआ एस्को, एस्को से बेसिडियो, राइट। तो इन जनरल कोई आपसे पूछ ले कि इन दोनों में से एडवांस कौन है, एस्को। लेकिन आपको एक कंडीशन दे दिया जाए, फिर से सुनो, लेकिन अगर आपको एक कंडीशन दे दिया जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन ज्यादा एडवांस्ड है, तो आप बोलोगे फाइको। क्यों? क्योंकि फाइको में सेक्सुअल ऑर्गन बन रहे रिप्रोडक्शन के समय, एस्को में नहीं बन रहे। वापस से बोल रहा हूँ, इन दोनों में इन जनरल कौन ज्यादा एडवांस, तो एस्को, एस्को से भी ज्यादा बेसिडियो, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं पूछ लूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, तो आप बोलोगे फाइको, फाइको ज्यादा एडवांस्ड होगा, फिर एस्को नहीं होगा, क्योंकि फाइको में सेक्सुअल ऑर्गन बनते हैं, एस्को में नहीं बनते, और सेक्सुअल ऑर्गन का बनना एक एडवांस्ड फीचर माना जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे फाइको ज्यादा एडवांस्ड होगा, क्योंकि फाइको में सेक्सुअल ऑर्गन बन रहा है। तो यही चीज मैंने बड़े अच्छे से यहाँ लिखी है कि देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड व्हेन गोइंग फ्रॉम फाइकोमाइसिटीज टू एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिड्यूस हो जा रहा है जब आप फाइको से एस्को की तरफ जा रहे हो, क्योंकि फाइको में तो सेक्सुअल ऑर्गन बन रहे हैं, लेकिन एस्को में नहीं बन रहे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे फाइको जो होगा ज्यादा एडवांस्ड होगा। ठीक है, क्योंकि फाइको से एस्को की तरफ जा रहे हो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिड्यूस्ड हो जा रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे कौन एडवांस्ड, फाइको। लेकिन इन जनरल कौन, एस्को। ठीक, चलिए अब सोमैटोगैमी प्रोसेस को समझते हैं। कुछ हार्ड नहीं है, इजी है। देखो, दो माइसीलियम है, दोनों माइसीलियम रैंडमली कांटेक्ट में आए। ऐसे एक दिन रास्ते से चल रहे थे, चलते 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 रैंडमली दोनों कांटेक्ट में आए। दोनों जब कांटेक्ट में आए, तो दोनों का जो सोमैटिक सेल है, आपको पता है गैमेट की तरह बिहेव करेगा, तो दोनों के सोमैटिक सेल्स आपस में फ्यूजन करेंगे। सोमैटिक सेल का सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन करेगा, तो इसे हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। देखो, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, ठीक है, ये डाइकैरियोन बन गया, दो न्यूक्लियस है। ठीक, क्योंकि प्लाज्मोगैमी के बाद सीधा कैरियोगैमी नहीं हुआ, प्लाज्मोगैमी हुआ, उसके कुछ देर बाद जाके देखो यहाँ कैरियोगैमी हो रहा है, यहाँ पे कैरियोगैमी हो रहा है। प्लाज्मोगैमी जब हुआ, तो डाइकैरियोन बना। अब ये जो डाइकैरियोन था, इस डाइकैरियोन से एक आउटग्रोथ बाहर निकला, ये आउटग्रोथ। ठीक है, इस आउट ये जो आउटग्रोथ है, ये एक तरह का हाइफा है। हाइफा मतलब क्या, फंगल फिलामेंट। तो इस डाइकैरियोन से एक फंगल फिलामेंट का आउटग्रोथ हुआ बाहर की तरफ, तो हम कहते हैं एक्सोजीनस आउटग्रोथ। आउटग्रोथ कैसा है, एक्सोजीनस है। किसका है, आउटग्रोथ हाइफा का। तो आउटग्रोथ इज अ एक्सोजीनस हाइफा। ठीक है, और यही हाइफा, एक्सोजीनस हाइफा जो है, ये जो आउटग्रोथ है, ये बड़ा होता गया, फैलता गया, और बड़ा होके फूल कर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, जिसे हम कहते हैं एस्कस। तो ये एक्सोजीनस हाइफा था ना, यही ग्रो कर गया, ग्रोज इनटू एस्कस, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो दोनों न्यूक्लियस थे ना, ठीक है, ये चले गए कहाँ, इस एस्कस के अंदर। और दोनों न्यूक्लियस देखो कहाँ पहुंच गए हैं, एस्कस के अंदर। और फिर हुआ कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया। वैलेंट न्यूक्लियस कैसा था, हेप्लॉयड। दो हेप्लॉयड न्यूक्लियस थे, दोनों गैमेट की तरह बिहेव कर रहे थे, दोनों फ्यूज हो गए। ठीक है, दोनों फ्यूज हो गए, और क्या बन गया, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ठीक, चलिए, फिर उसके बाद इस न्यूक्लियस में हुआ मियोसिस। मियोसिस होगा तो आपको पता है, चार सेल बनेंगे यहाँ पर। इस न्यूक्लियस का क्या हुआ है, न्यूक्लियस का मियोसिस हुआ है, तो चार स्पोर बने। इस न्यूक्लियस के मियोसिस से चार स्पोर बने, और कहाँ बने, एस्कस के अंदर बने, तो एंडोजीनस। ठीक है, एंडोजीनस अंदर बन रहा है ना, एंडोजीनस। और इनका नाम क्या है, एस्कोस्पोर। मियोसिस के बाद बने हैं तो हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, अब इन चार एस्कोस्पोर में माइटोसिस हुआ, तो चार से आठ एस्कोस्पोर बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठ एस्कोस्पोर बन गए। ठीक है, और देखो यहाँ पर देखो, ये आपको दिख रहा है, ये रेड कलर का जो मैंने बनाया है डॉटेड लाइन, बेटा ये क्या, देखो, जब ये दो फंगल फिलामेंट के जो ये जो सेल है, सोमैटिक सेल फ्यूज हुए हैं,
यहाँ पर जब फ्यूज हुए तो आजू बाजू में जितने भी फंगल फिलामेंट थे ना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रहे, वो फंगल फिलामेंट इस एस्कस को चारों तरफ से घेरना शुरू करेंगे, घेरना शुरू करेंगे। देखो धीरे धीरे घेर रहे। ये परत और भी मोटी होते जा रही है, और भी मोटी हो गई। ठीक है, ये जो एस्कस है इसको ऐसे पूरा घेर लिए, घेरते घेरते देखो एक मोटी सी कवरिंग बना दी। इस कवरिंग को हम कहते हैं एस्कोकार्प। और ये जो एस्कोकार्प है यही फ्रूटिंग बॉडी है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है देखो, फॉर्म्ड फॉर्म्ड बाय दोज फंगल फिलामेंट विच डजंट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो फंगल फिलामेंट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रहा, आजू बाजू में बहुत सारी फंगल फिलामेंट होगी ना, वो फंगल फिलामेंट एस्कस को चारों तरफ से कवर करने लगती है और मोटी सी एक परत बना देती है, उसे हम कहते हैं एस्कोकार्प। यही फ्रूटिंग बॉडी है। इस एस्कोकार्प का फंक्शन क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, प्रोवाइड्स सपोर्ट, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन। ये तीन चीज प्रोवाइड करती है एस्कोकार्प। ठीक है, ऑलराइट। न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करेगी? किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी? ये जो स्ट्रक्चर, ये जो फंगस है, फंगल फिलामेंट, ये जो एस्कस बना है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी एस्कस को, ठीक है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी एस्कस को। ठीक, चलो। और फिर जब ये फ्रूटिंग बॉडी ऐसे फटेगा और ये एस्कस फटेगा तो जितने भी एस्कोस्पोर है वो बाहर सराउंडिंग में आ जाएंगे और हर एक एस्कोस्पोर में जर्मिनेशन होगा और एक नया माइसीलियम बन जाएगा। तो माइसीलियम से माइसीलियम बन गया, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म बन गया, तो हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। देखो एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है, सुनो, थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो, दो माइसिलियम रैंडमली कांटेक्ट में आया, दोनों माइसिलियम का सोमैटिक सेल आपस में फ्यूज हुआ, सोमैटिक सेल फ्यूज हुआ, सोमैटिक सेल का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ तो प्लाज्मोगैमी, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसे हम कहते हैं डाइकैरियन। ठीक है, डाइकैरियन बना। फिर कुछ देर बाद यहाँ पर डाइकैरियन से एक आउटग्रोथ हुआ जो कि एक्सोजिनस हाइफा का आउटग्रोथ था, और ये एक्सोजिनस हाइफा ग्रो करता गया करता गया करता गया और बना दिया एस्कस। एस्कस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इस एस्कस के अंदर दोनों न्यूक्लियस चले गए और फिर ये न्यूक्लियस जो है फ्यूज हुए। न्यूक्लियस का फ्यूज होने का प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोगैमी, और यहाँ पर एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना। साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम जितने भी फंगल फिलामेंट जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रहे थे वो एस्कस के बाहर की तरफ एक कवरिंग बना रहे थे, और ये कवरिंग धीरे धीरे मोटी होते जा रही थी समय के साथ साथ। फिर इस न्यूक्लियस में मियोसिस हुआ और बने चार स्पोर। इन चार स्पोर मियोसिस के बाद बने हैं तो ये हैप्लॉइड होंगे, और एस्कस के अंदर ये स्पोर बने हैं तो इनका नाम था एस्कोस्पोर। अंदर में बने हैं तो एंडोजीनस है। फिर इन एस्कोस्पोर में हुआ माइटोसिस, माइटोसिस हुआ तो चार एस्कोस्पोर से आठ एस्कोस्पोर बन गए, और साइमल्टेनियसली यहाँ पर समय के साथ साथ ये जो कवरिंग था ये और मोटा होता गया, और इसी कवरिंग को हम कहते हैं एस्कोकार्प, जो कि फ्रूटिंग बॉडी है। यह एस्कोकार्प क्या करता है? प्रोटेक्शन, सपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एस्कस को, जिसके अंदर ये स्पोर बनने वाले हैं। ठीक, फिर ये जो आपका एस्कोकार्प है और जो एस्कस है ये बर्स्ट करता है, फटता है, और जितने भी एस्कोस्पोर है वो सराउंडिंग में आ जाते हैं। हर एक एस्कोस्पोर एक नया माइसीलियम में जर्मिनेट हो जाता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर एक नोट है बेटा, एस्कोस्पोर कहाँ प्रेजेंट है? एस्कस के अंदर। एस्कोस्पोर के कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखे गए। एस्कोस्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, मियोसिस के बाद बने हैं, चार होंगे, जैसे ही बनते हैं चार बनते हैं, लेकिन माइटोसिस से आठ हो जाते हैं, तो 4 और 8 लिखा हुआ है तो समझ जाना 4 मतलब क्या? जस्ट आफ्टर मियोसिस। देखो ना, मियोसिस हुआ, जस्ट आफ्टर मियोसिस चार बने, लेकिन कुछ देर बाद यही चार एस्कोस्पोर माइटोसिस हुआ और चार से आठ बन गए, तो 4 और 8 लिखा आ सकता है। एंडोजीनस ओरिजिन होता है, एस्कस के अंदर बनता है, और जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है वो होता है एस्कोकार्प। देखो, टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी के भी टाइप्स होते हैं कि किस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी बना है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, चार तरह के फ्रूटिंग बॉडी होते हैं, यानी कि चार तरह का एस्कोकार्प होता है। एक होता है क्लिस्टोथीशियम, एक होता है पेरीथीशियम, एक होता है एपोथीशियम। अगर ये फ्रूटिंग बॉडी एस्कस को, ये देखो ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है ये है एस्कस, और इस एस्कस के अंदर छोटे छोटे एस्कोस्पोर है, और ये बाहर जो गोल सा है यही है क्या? फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प। अगर ये एस्कोकार्प बॉल लाइक क्लोज्ड बना है, बॉल लाइक, बॉल की तरह है, और पूरे एस्कस को क्लोज कर दिया है, सराउंड कर दिया गया, कर दिया है, तो ऐसे फ्लोटिंग बॉडी को, ऐसे एस्कोकार्प को हम कहेंगे क्लिस्टोथीशियम एस्कोकार्प। ठीक है, क्लिस्टोथीशियम, क्लिस्टो का मतलब ही होता है बेटा क्लोज्ड। कहीं पे बायोलॉजी में क्लिस्टो टर्म देख लो, इसका मतलब होता है क्लोज्ड। देखो समझ में आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ? ठीक, पेरीथीशियम में क्या होता है? जो फ्लोटिंग बॉडी, जो एस्कोकार्प बनता है, फ्लास्क लाइक बनता है, फ्लास्क,
फ्लास्क जिसके अंदर फूल रखते हैं ना, फूल, फ्लावर फ्लास्क के अंदर, तो फ्लास्क लाइक बनता है, ऊपर से एक ओपनिंग होती है। एपोथीशियम में जितने भी एस्कस होते हैं वो सब एक्सपोज्ड होते हैं, बाहर की तरफ बनते हैं, और ये रहा क्या, ये आपका क्या है, एस्कोकार्प है। अब इन तीनों में से कौन सा ऐसा एस्कोकार्प है जो कि एस्कस को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा है? तो वो है क्लिस्टोथीशियम। देखो एस्कस को अच्छे से चारों तरफ से कवर करके रखा है। तो यहाँ पर जो एस्कस है ये मोस्ट प्रोटेक्टेड है, किसमें, क्लिस्टोथीशियम एस्कोकार्प में। तो क्लिस्टोथीशियम एस्कोकार्प के अंदर एस्कस जो होता है ये मोस्ट प्रोटेक्टेड होते हैं बेटा। अब एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल याद रखने के लिए बेटा आप एक ट्रिक याद कर सकते हो, PAN पैन, CAM कैम। ई से आएगा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक ऐसा एस्कोमाइसिटीज है जो कि पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन पेनिसिलियम ने ही किया था, पेनिसिलियम नोटाटम ने, जो कि एक एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। फिर आता है ए से एस्परजिलस नाइगर। बेटा ये वो फंजाई है जो कि यूज होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। फिर आएगा एन से न्यूरोस्पोरा। तो पान क्लियर हो गया, ठीक है। न्यूरोस्पोरा बेटा ड्रोसोफिला है प्लांट किंगडम का। क्यों? क्योंकि देखो ड्रोसोफिला की जब हम बात करते हैं तो ड्रोसोफिला मतलब जो क्या कहते हैं उसको, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ड्रोसोफिला इन जनरल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बायोकेमिकल और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में बहुत काम आता है। एक तरह का ऐसा स्पेसिमेन या सब्जेक्ट बोल लो आप ड्रोसोफिला को, जिसका माइक्रोबायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज का बायोलॉजिकल या किसी भी चीज का बायोकेमिकल या जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हम ड्रोसोफिला को एज अ मेंबर यूज करते हैं। तो न्यूरोस्पोरा को कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि न्यूरोस्पोरा जो होता है ये एक सब्जेक्ट है फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आई? इसीलिए न्यूरोस्पोरा को हमने कह दिया ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। आगे बात करते हैं क्लैविसेप्स। क्लैविसेप्स जो होते हैं ये ऐसे एस्कोमाइसिटीज है जिनसे एक ड्रग LSD का प्रोडक्शन होता है। क्या कहते हैं उसको, हेलिसिनोजेनिक होते हैं। लोगे खो जाओगे राइट। LSD का प्रोडक्शन में मदद करता है क्लाइविसेप्स। एम से आता है मॉरल्स एंड ट्रफल्स। बेटा ये एडिबल डेलिकेसीज होती है, हमारे औकात की बाहर की है, ठीक है। डेलिकेसीज मतलब बड़ी महंगी आती है, महंगे वाले जो मॉरल फंगस है वो है मॉरल्स एंड ट्रफल्स, मशरूम, महंगे वाले मशरूम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ईस्ट। ईस्ट जो है मैंने कहा था एस्कोमाइसिटीज के अंदर ही आएंगे। ईस्ट ऐसा ग्रुप है जिनके अंदर सारे यूनिसेलुलर फंजाई को रखा गया है। तो यूनिसेलुलर फंजाई का ही कॉमन नेम है ईस्ट। ईस्ट को फंजाई के साथ क्यों रखा गया? क्योंकि ईस्ट तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूनिसेलुलर क्या है, यूकैरियोट है, तो ईस्ट को प्रोटिस्टा के अंदर रखना चाहिए था। आपके मन में आ सकता है ना ये सवाल, क्योंकि सर जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है उन्हें तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर डाला था, ईस्ट के अंदर भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं, तो इसे भी प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर डाल दो। नहीं बेटा, ईस्ट का जो लाइफ साइकिल होता है वो सिमिलर होता है फंजाई के। सो इंस्टेड ऑफ प्रोटिस्टा ईस्ट आर प्लेस्ड इन फंजाई किंगडम, ठीक। अब देखो, एक बीकर लो, बीकर के अंदर आप शुगर सोल्यूशन डाल दो, चीनी वाला पानी, ठीक है। और ये शुगर सोल्यूशन में आप एक ईस्ट को डाल दो, आपने एक ही ईस्ट डाला। ईस्ट के लिए शुगर सोल्यूशन एक फेवरेबल कंडीशन है, एक फेवरेबल इन्वायरमेंट है, तो ईस्ट क्या करेगा, ग्रो करना शुरू करेगा। ये एक ईस्ट था, इसने बडिंग की, और बडिंग करके ऊपर में एक और नया ईस्ट बन गया। अब इस ईस्ट ने बडिंग की, बडिंग प्रोसेस से ऐसे एक ईस्ट के ऊपर एक ईस्ट ऐसे आ रहा है, इस तरीके से चेन बन गया, एक फिलामेंट बन गया सेल्स का, ठीक है। तो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बन गया। यूजुअली क्या होता है, ईस्ट जो होते हैं जब ये बडिंग करते हैं तो यहाँ पे ऐसे बड बनता है, और फिर ये बड डिटैच हो जाता है और अलग हो जाता है, ईस्ट ऐसे ऐसे अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें फेवरेबल कंडीशन दे दो तो ईस्ट क्या करेंगे, डिटैच नहीं होंगे, एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, ठीक है, चिपके हुए होंगे और एक फिलामेंट बना देंगे, ठीक। इस फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, हाइफा, हाइफा, राइट। और नेटवर्क ऑफ फंगल फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। अब देखो ये जो फिलामेंट बना है ना, ये एक स्यूडो फिलामेंट है, एक फॉल्स फिलामेंट है, ठीक है। तो इससे जो माइसीलियम बनेगा वो एक फॉल्स माइसीलियम बनेगा, स्यूडो माइसीलियम। समझ में आ रहा है ना? ये जो एक फंजाई है, सॉरी एक ईस्ट है, ये दूसरा ईस्ट है, दोनों आपस में कनेक्टेड है, डिटैच नहीं हुए, तो एक फिलामेंट बन गया। और ये जो फिलामेंट है फंगल फिलामेंट है, क्योंकि ईस्ट क्या है, एक फंगस है, राइट। तो फंगल फिलामेंट है। लेकिन यूजुअली क्या है, देखो अब दूर से देखोगे तो माइसीलियम की तरह नजर आता है, लेकिन क्या ये वाकई में माइसीलियम है? नहीं, राइट। तो इसे हम कहते हैं स्यूडो माइसीलियम, राइट। चलो
नेक्स्ट ईस्ट का एक एग्जांपल है सैक्रोमाइसिस सेरिविसी। सैक्रोमाइसिस, सैक्रामाइसिस लिख दिया मैं, सैक्रोमाइसिस होगा, यहाँ पे ओ होगा। सैक्रोमाइसिस सेरिविसी, इसे बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बेकिंग में काम आते हैं। ब्रेड 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 होता है ना, ब्रेड बनाने में काम आते हैं, बियर बनाने में, बियर के प्रोडक्शन में काम आते हैं, और साथ ही साथ विटामिन होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन का कॉमन नाम है विटामिन B2। इन सब के प्रोडक्शन में सैक्रोमाइसिस सेरिविसी यूज होता है, जो कि एक तरह का ईस्ट है। तो यहाँ पर बेटा हमने एस्कोमाइसिटिस को भी कंप्लीट किया। ठीक। ईस्ट जो है इसका जो दूर से देखोगे तो कैसा नजर आएगा, माइसीलियम की तरह, बट क्या ये वाकई में माइसीलियम है? नहीं, ये एक फॉल्स माइसीलियम है, स्यूडोमाइसीलियम है। ठीक। ईस्ट को आपने क्यों रखा फंजाई में? इसे तो प्रोटिस्टा में रखना चाहिए था, क्योंकि ईस्ट एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। लेकिन यूनिसेलुलर यूकैरियोट होने के बावजूद भी फंजाई किंगडम में है, क्योंकि ईस्ट का लाइफ साइकिल सिमिलर होता है फंजाई के। ठीक, चलो। न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। यूजुअली ड्रोसोफिला बेटा एक एनिमल होता है, और इस एनिमल के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट। बायोकेमिकल और जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही अच्छा एनिमल होता है ड्रोसोफिला। लेकिन जब हम न्यूरोस्पोरा की बात करते हैं, तो न्यूरोस्पोरा जो होता है ये भी इसको भी बायोकेमिकल और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए काम में लिया जाता है, इसीलिए न्यूरोस्पोरा को हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बेटा क्या क्या कंप्लीट हुआ आपका? पाइको कंप्लीट हो गया, एस्को कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बैसिडियोमाइसिटिस की और ड्यूटेरोमाइसिटिस की। ठीक, तो यहाँ पे लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, टेक केयर बेटा।